हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्पष्ट चित्रों की सहायता से पेशी संकुचन के सर्पी तंतु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पेशी संकुचन। पेशी संकुचन का सर्पी तंतु सिद्धांत। जो पेशी संकुचन है उसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए पेशी तंतु सिद्धांत सबसे अच्छा सिद्धांत है। सर्पी तंतु सिद्धांत पेशी संकुचन का जो सर्पी तंतु सिद्धांत है उसके माध्यम से पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाया जाता है। तो सर्पी तंतु सिद्धांत जो है यह पेशीय संकुचन की क्रियाविधि को समझाता है। सबसे पहले हम यदि पेशी तंतु की संरचना को देखें तो पेशी तंतु की जो संरचना होती है, प्रत्येक पेशी तंतु लगभग 1 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है और इसमें हल्के व गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ पर हल्के व गहरे रंग की पट्टियां या बैंड पाई जाती हैं। हल्के तथा गहरे रंग के बैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर जो गहरे बैंड होते हैं वे ए बैंड कहलाते हैं और ये मुख्यतः मायोसिन से निर्मित होते हैं। ये बैंड मुख्यतः मायोसिन से निर्मित होते हैं। जबकि यदि हल्के बैंड की बात करें, हल्के बैंड जो होते हैं इन्हें आई बैंड कहा जाता है। आई बैंड भी कहा जाता है। आइसोट्रॉपिक से आई नाम आया है और ये मुख्यतः एक्टिन जैसे पतले तंतु होते हैं, एक्टिन तंतु से बने होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यदि हम एक चित्र की सहायता से इसे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बैंड तथा हम यहाँ पर ए बैंड और आई बैंड दोनों को देख सकते हैं। आई बैंड जो है यह पतले तंतुओं से तथा ए बैंड मोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है। जो यहाँ पर हम आई बैंड देखते हैं, इनके मध्य में एक झिल्ली सदृश संरचना पाई जाती है जिसे जेड रेखा कहा जाता है या क्राउस झिल्ली भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो 2 जेड रेखाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इनके मध्य के भाग को सार्कोमियर कहा जाता है। इनके मध्य के भाग को सार्कोमियर कहा जाता है और यह जो सार्कोमियर होता है यही पेशी संकुचन की संरचनात्मक इकाई होती है। सार्कोमियर जो है इसे ही पेशी सार्कोमियर जो होता है इसे पेशीय संकुचन की इकाई कहा जाता है। यह पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई भी इसे कहा जाता है। यदि हम और अधिक इसकी संरचना में देखें तो जो ए बैंड है यहाँ पर मध्य में एक हल्के रंग की पट्टी पाई जाती है जिसे एच क्षेत्र कहा जाता है। ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो पतले ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो मोटे तंतु होते हैं वे पतले तंतुओं द्वारा ढके नहीं होते हैं। अब यदि हम पेशीय संकुचन की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेशीय संकुचन। तो यदि हम इसकी क्रियाविधि को देखें तो इसे सबसे पहले हक्सले द्वारा बताया गया था और इन्हीं ने सर्पी तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। इसके अनुसार पेशियां हमेशा किसी उद्दीपन के आवेग के कारण पेशियां जो होती हैं वे उद्दीपन के आवेग के कारण संकुचित होती हैं। ये आवेग के कारण ही इनमें संकुचन जो होता है वह होता है और इसी के कारण ये संकुचित अथवा शिथिलित होती हैं और इसी से जंतुओं में गति और प्रजनन की क्रिया होती है। जब कोई आवेग तंत्रिका द्वारा पेशी को पहुंचाया जाता है तो पेशी उत्तेजित हो जाती है और जब यह आवेग पेशी तक पहुंचता है तो एटीपीएज की क्रिया के द्वारा एटीपी जो होता है इसका विखंडन होता है और एडीपी तथा फॉस्फेट में यह परिवर्तित हो जाता है। एटीपी के टूटने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण आई बैंड पे जो एक्टिन तंतु पाए जाते हैं उसके सार्कोमियर में स्थित मायोसिन के ऊपर आ जाता है और एक्टिन का सिरा जो होता है वह दूसरे सिरे पर चला जाता है। यहाँ हम इस अवस्था में देख सकते हैं संकुचित पेशी को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 2 जेड रेखाएं हैं
जो कि सार्कोमियर को, इनके बीच का स्थान जो कि सार्कोमियर को प्रदर्शित कर रहा था, अब यह सार्कोमियर संकुचित हो चुकी है। यह पेशी संकुचन की अवस्था को दर्शा रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आई बैंड है, आई बैंड पर स्थित एक्टिन सार्कोमियर में स्थित मायोसिन के ऊपर आ गया है। यहाँ पर हम अतिव्यापित क्षेत्र को देख सकते हैं, यह है, और यह वाला जो क्षेत्र है अब यहाँ पर बढ़ गया है और एच क्षेत्र जो है यहाँ पर कम हो गया है। यानी अतिव्यापन जो है, यदि हम यहाँ पर लिखें तो संकुचन के समय अब यहाँ पर जब ऊर्जा मुक्त हुई है तो एक्टिन जो है वह सार्कोमियर में, एक्टिन सार्कोमियर में मायोसिन के ऊपर आ जाता है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसके कारण सार्कोमियर संकुचित हो जाती है। सार्कोमियर की लंबाई यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ सार्कोमियर की लंबाई जो होती है वह कम हो जाती है और सार्कोमियर की लंबाई कम होने की वजह से मायोफाइब्रिल भी संकुचित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पेशी तंतु संकुचित हो जाते हैं। और इसके विपरीत जब एक्टिन तथा मायोसिन अपने स्थानों पर, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके फलस्वरूप क्या होता है, पेशी तंतु जो होते हैं वे संकुचित हो जाते हैं। और यही पेशीय संकुचन की सर्पी तंतु सिद्धांत के द्वारा समझाया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि जो मायोसिन है उनके ऊपर एक्टिन तंतु सरक गए हैं, जिसकी वजह से अतिव्यापन बढ़ गया है। यहाँ पर एच क्षेत्र कम हो गया है और साथ ही साथ जो सार्कोमियर है उसकी लंबाई भी कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पेशी तंतु है उसकी लंबाई कम हो गई है। यदि हम संकुचित अवस्था में बात करें, शिथिल अवस्था की तुलना में यहाँ पर लंबाई घट गई है। और जैसे ही एक्टिन तथा मायोसिन अपने स्थानों पर सरक जाते हैं तो सार्कोमियर को पूर्ण रूप से शिथिल कर देते हैं और पेशियां शिथिल हो जाती हैं। यहाँ पर हम अधिकतम संकुचन देख सकते हैं, यहाँ एच क्षेत्र ही गायब हो गया है और यहाँ पूर्ण रूप से अतिव्यापन हो जाता है एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बीच में। तो यह पेशीय संकुचन की क्रियाविधि थी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।